बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त जब हम इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हैं, अफवाहें हैं, खबरें हैं और जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पे है। थोड़ी देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान GDA के पास गए, डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ मुलाकात हुई, फिर उनकी बाप के कुछ अरकान के साथ मुलाकात हुई। पार्लियामेंट लॉजेस में अभी काफली के साथ मुलाकात के भी इम्कानात हैं, जबकि पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के काफली के साथ मुलाकात हो रही है। उससे पहले उनकी जरदारी साहब से मुलाकात हुई। पंजाब के अंदर तरीन ग्रुप के साथ PMLN के वफ्द की मुलाकात हुई। सो इस वक्त मुलाकातों के ऊपर जोर है और जोड़ तोड़ की सियासत जो है, अगर ये कहा जाए कि अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है तो बेजा नहीं होगा। अब से थोड़ी देर पहले MKM जो है, उसने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना एक उनका वफ्द मुलाकात के लिए गया, उसके बाद जो अलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि MKM के साथ PPP का इत्तफाक हुआ है। मकामी हुकूमत तरमीम, डोमिसाइल कोटा सिस्टम, फेक डोमिसाइल, जो अर्बन एरियाज के 40% कोटा मुलाजमतों की मॉनिटरिंग और MKM का रोल माने जाने के लिए लॉन्ग टर्म बुनियादों के ऊपर इंगेजमेंट पर MKM ने जोर दिया। यानी गवर्नर और मेयर वगैरह की जो बात चल रही थी उसके हवाले से कोई ऐसी बात जो है वो इस अलामिया के अंदर सामने नहीं आई और ना ही सूबाई वजारतों के हवाले से जो है वो बातचीत सामने आई। दूसरी जानिब जो हमारी जराए हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम से मुतालिक ये बता रहे हैं कि वहां पे भी जाहिर है कि जो वजारत आला के लिए बात हो रही है चौधरी परवेज इलाही के साथ, वहां पे इंगेजमेंट है और भी बहुत सारे उनके मुतालबात है। लेकिन जो अहम मुतालबा है वो यही है कि अगर किसी भी तरीके से पंजाब के अंदर किसी को कंसीडर होना चाहिए तो उसमें परवेज इलाही साहब का जो रोल है सियासी तौर पर वो वजारत आला के लिए जरूर होना चाहिए। अलबत्ता इम्कान इस बात का बताया जा रहा है कि जैसे ही बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा कौमी असम्बली के इजलास का, जो कि तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक होगा, उसके बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम और उसके जो इत्तेहादी हैं, खास करके MKM और इसके साथ साथ जो GDA के कुछ लोग हैं और पूरी अपोजिशन के यानी इत्तेहादियों के तकरीबन कुछ 17 के करीब अरकान बनते हैं और हुकूमत को ज़ाहिर है कि 9 या 10 वोटों की बढ़तरी है। ऐसे में 17 लोग जो है वो मिलकर फैसला कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अभी तक जो इशारे हैं वो ज़ाहिर है कि अपोजिशन की फेवर में है। लेकिन कल को क्या होगा इस पे कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ताहम अब MKM की एक वाज़ेह पोजीशन होती नजर आ रही है कि जो आज उनकी जनाब जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात हुई है। सो अब क्या होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले के अंदर जो कुछ दिनों से चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर जलसा मुनक्किद करने का डी चौक पर ऐलान किया है या पार्लियामेंट के सामने ऐलान किया है। 27 तारीख को कहा है कि जलसा होगा जो कि इतवार बनती है और सोमवार 28 को कहा जा रहा है कि इम्कान है कि वोटिंग करवाई जाएगी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या 28 के बाद जो भी इजलास शुरू हो जाएगा उस दौरान। सो अब देखना ये है कि ये जो जलसा होगा इसके मुकाबले पे अपोजिशन ने भी एक जलसे की बात कर दी है, तो डी चौक पे या इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल होगी। FC और रेंजर्स ऑलरेडी जो है वो पार्लियामेंट को घेरे हुए हैं। क्या सिचुएशन है। फवाद चौधरी साहब ने हमारे ही प्रोग्राम राना मुबशर साहब के साथ जो प्रोग्राम किया उसमें कुछ बातें की है, आइए आपको सुनवाते हैं कि शिकवा या जलसा जवाब जलसा जो है वो क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिएगा। जलसे के अंदर से गुजर के लोगों को जाना पड़ेगा वोट डालने के लिए और फिर उस मजमे में वापस गुजर के जाना पड़ेगा वापस में डी चौक के गेट के ऊपर और 10 लाख बंदा होगा। जिस दिन वो जलसा करेंगे उसी दिन उसी जगह पे हम जलसा करेंगे। मुत्तफिका फैसला। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। न्यूट्रल का डेफिनेशन ही बदल दें। आपने मुल्क को चिड़िया घर बनाया हुआ है, अब आपकी उल्टी गिनती भी खत्म होने को आ रही है। सो अब देखिए कि अब जलसे भी होंगे और फिर आपने देखा जो स्टेटमेंट था जानवर न्यूट्रल होते हैं, फिर हाफजाबाद का जलसा भी था जिसमें कि वजीर आजम की टोन काफी बदली हुई थी। होगा क्या, कहाँ कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके हक में बैठेगा, अभी इस्लामाबाद की फिजा में कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। बहरहाल इन सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब सीनियर रहनुमा है और वापसी के बाद और भी बहुत से लोग हैं जो पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। इनसे भी कुछ मामला पूछेंगे। जनाब कामिल अली आगा साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम में, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है जो कि साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली भी रही हैं और सीनियर रहनुमा है, GDA की इस वक्त अहम हिस्सा है काबीना का। उनके साथ भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा, आपसे मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की और जाहिर है आपके यहाँ तशरीफ लाए, डॉक्टर साहब भी थे मौजूद। क्या तय पाया है? आप लोग अभी तक हुकूमत के साथ खड़े हैं या आपने कोई फैसला नहीं किया था हाल? जी बहुत शुक्रिया अस्मा। सबसे पहले तो यही है कि देखें, अगर मैं ये समझती हूँ कि जितने काबीना के अरकान हैं, अगर उनको हुकूमत की किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ था तो वो उस वक्त उनको रिजाइन कर देना चाहिए था और फिर फैसला करते। और अब इस वक्त आके काबीना के मेंबर्स खास तौर पे कि उनको मैं समझती हूँ कि एक जिस वक्त एक मुश्किल वक्त आए, नो कॉन्फिडेंस जैसे उस पे आए, उस वक्त कोई और स्टांस लेना वो मेरी नजर में एक प्रिंसिपली ये गलत है, एथिकली ये गलत है। तो इसलिए एक तो वो चीज थी। तो बहरहाल लेकिन मेरे बहुत से सिंध के हवाले से कंसर्न्स हैं और जिस तरह वहां पे हम चाहते थे कि फेडरल गवर्नमेंट करे या फेडरल इदारे करें, अपना रोल अदा करें, वो नहीं हुआ था। तो उसके जरूर मैंने वो सारे इश्यू सामने रखे हैं और इसके लिए फिर एक मीटिंग का भी उन्होंने कहा है कि वो सारी चीजें जो हमें अगर ये अब खासतौर पर बिजली के हवाले से हैं या और कोई इशू है और जो भी वहां पे एहसास महरूमी है और जो सिंध की हुकूमत जो 15 साल से वहां पे है, जो वहां पे उन्होंने हालात किए हुए हैं, उस लिहाज से हमें कंसर्न्स हैं। हालांकि ठीक है एहसास प्रोग्राम हो या कोई दूसरे प्रोग्राम हो, लेकिन जब तक वो लोगों को पता नहीं हो, पॉलिटिकली उसका ना हो कि भाई कौन सी हुकूमत दे रही है, तो वो लोगों को पता नहीं चलता। बहरहाल तो मेरी नजर में, और ये आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी अच्छी बात कही कि जोड़ और तोड़ की। देखिए इसी जोड़ और तोड़ ने सियासत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कि किधर गए वो मैनिफेस्टो, किधर गए वो आइडियोलॉजी जो कि हम बीबी और भुट्टो साहब और उन सब के साथ हैं। अब तो सिर्फ सियासत ये रह गई है कि हम जोड़ और तोड़ के उसमें जा रहे हैं। तो एक लोगों को ही कि एक ऐसे लगता है कि कोई मंडी है या क्या है कि जिसमें कोई मेरी मैं कुछ कीमतें लगाऊं और वो हूं। तो मेरी तो क्योंकि वो वाली एक मेरी सोच है, वो आइडियोलॉजी जिसकी वजह से कि हम अपने प्रिंसिपल स्टैंड पर खड़े हो जाते हैं। और जब तक पीपल्स पार्टी पे मुश्किल वक्त था, हमने मुश्किल तरीन हालात में भी वो साथ नहीं छोड़ा। तो मेरा ये डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहले भी होता रहा है और आपने देखा तरीन साहब के जहाज में ही जो है वो तश्कील पाई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी। तो जाहिर है कि हर तरफ ही ये नहीं होना चाहिए। जीडीए के तमाम अरकान जो है वो भी आपके साथ हैं। मसलन पीर पगाड़ा साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते जब प्राइम मिनिस्टर कराची में थे तो उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी, उन्होंने भी इनकार किया था मुलाकात से। तो क्या आपको लगता है कि आपके यहाँ भी डिवाइड है जीडीए के अंदर? कुछ लोग इस वक्त तक फैसला ले चुके हैं और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं लिया। जी, आपने जो पहले कहा आसमान, 2 wrongs do not make a right, one thing। आपकी अगर एक 2 बड़ी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो इतनी पुरानी चली आ रही हैं, उनसे बहुत सी तवक्कुआत लोगों को है, जिन्होंने 30 साल और उससे ज्यादा की उसमें हुकूमतें की हैं, उनसे बहुत लोगों को तवक्कुआत थी। और अगर कोई था तो उस निजाम को खत्म करने के लिए, उस चीज को करने के लिए आगे आना चाहिए था। दूसरी मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक हुकूमत ने अपने 5 साल कंप्लीट किए, सही था गलत था, उसको भी डिस्टेबलाइज करने की बहुत कोशिश की गई, जो 2008 से 2013 तक कोई कसर नहीं छोड़ी गई कि जो कोर्टों में उनके खिलाफ भी गए, प्रेसिडेंट के खिलाफ गए, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 2013 से लेके आप 2018 तक उसमें भी अगर आप देखें कि चाहे कितने इख्तिलाफ थे, लेकिन आपने 5 साल कंप्लीट करने दिए। अब ये जो अगर ये एक दफा डिरेल होता है, मैं एनआरकी देख रही हूँ, मैं समझती हूँ कि आगे आने वाली कोई पार्लियामेंट, कोई हुकूमत अपने 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं कर सकेगी। इसलिए बहुत जरूरी था कि हम ये टेन्योर कंप्लीट करें और उसमें ये टाइम पूरा एक हुकूमत को मिलना चाहिए, क्योंकि 5 साल का मैंडेट है हुकूमत को। हो सकता है कि ये असम्बलियां अगर मुद्दत पूरी करती है डॉक्टर साहिबा, जैसे कि चौधरी परवेज साहब ने स्टेटमेंट दिया कि 5 साल की मुद्दत पूरी होनी चाहिए और बाकी असम्बलियों को भी अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो आपके ख्याल में आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि पीटीआई के साथ ही होंगे आप लोग या कहीं और भी फैसला कर सकते हैं?
देखिए, अगर ये पूरा मुकम्मल वो होता है और जो कि होना चाहिए है 5 साल का, उसमें अब जो भी कमिटमेंट्स हमारी सिंध के हवाले या जो हमारे कंसर्न्स है इदारों के हवाले से अगर वो एड्रेस नहीं हुए तो डेफिनेटली मेरे ऑप्शंस खुले हैं। हमने हमेशा आवाम के लिए स्ट्रगल किया। मैं कोई अपने लिए एक्स्ट्रा मिनिस्ट्री या कोई मेरी, हालांकि कोई बड़ी छोटी सी आईपीसी के, मैं कोई डिमांड या कोई चीज हम नहीं रख रहे हैं। सो एंटायरली इट डिपेंड्स कि हम लोगों का केस लड़ते हैं, एडवोकेट करते हैं। अगर वो मेरी नहीं हुई तो बिल्कुल मेरे लिए तो ऑप्शन। अगर आपका पीपल्स पार्टी आपसे राब्ता करती है तो आप पीपल्स पार्टी से भी बातचीत के लिए तैयार होंगे? देखिए जी, एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल लोगों से पॉलिटिकल लोग बात करते हैं तो उसमें कभी भी ऑप्शंस बंद नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये है कि यकीनन जो मेरा मौकफ अगर उसके लिए ये है तो वो हर उस जिसको मैं ज्वाइन करूं या जिसके साथ हम जाएं तो हमारा वही होगा। हमारे लिए सीटें या कुर्सियां अहमियत नहीं रखती हैं और उसके लिए मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप उसकी गवाह हैं। दूसरा, आपने जीटीए के हवाले से कहा था, देखिए पीर पगार साहब ने तो बहुत पहले कह दिया कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और उनकी जो खातून थी उन्होंने और हम सबको ये मैसेज मिले थे, लेकिन उसके ना मिलने का, क्योंकि उनकी हेल्थ सही नहीं थी, उन्होंने कन्वे किया और हमारी खुद की अभी काफी टाइम से उनसे मुलाकात नहीं हुई है। बट मैं ये भी बताती चलूं कि सिंध जीडीए का इज अगेन एन अलायंस है वो, ठीक है जी, तो मुख्तलिफ उनका, तो उसमें यकीनन मेरा अपना मौक़िफ़ है, दूसरे मेंबर्स का भी मौक़िफ़ है अपना। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। अब मैं पहले कामिल अली आगा साहब से चंद साहब पूछ लूं जरा। आगा साहब, आप सुन रहे हैं आज मुलाकातें हो रही हैं चौधरी बरादरान के साथ भी और इस्लामाबाद के अंदर मुलाकातें, मतलब मुलाकातों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है सर कि क्या सूरत-ए-हाल बन सकती है, और खास करके इस वक्त सारी सियासत जो है वो इत्तेहादियों के इर्द गिर्द और इत्तेहादियों में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के इर्द गिर्द घूम रही है, तो क्या फैसले कब तक हो जाएंगे सर? मेरे ख्याल में ये गैर संजीदगी वाले रवैये जो हैं, जो हुकूमत की जो निगोशिएटिंग कमेटी थी, उसकी वजह से ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और मजीद आगे भी जिस किस्म के हालात आप देख रहे हैं उसके अंदर भी ये अपना जो जलसे वाली बात आ गई है एक नई, जी हाँ, ये भी एक मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो मुल्क के अंदर अमन जो है वो कायम रखे। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से इस किस्म के फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मुझे तो ये सारी चीजें जो है वो एक तरफ दिखाई दे रही हैं, और अगर ये कोई तशद्दुद और कोई लड़ाई झगड़े वाली कैफियत डी चौक में पैदा हो गई और असेंबली के पार्लियामेंट के सामने हो गई, जिसका एहतमाल नजर आ रहा है, अगर दोनों इतराफ से जो है वो जलसा जो है किया जाएगा और कारकुनों को बुलवाया जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो गैर संजीदगी है सारी सिचुएशन के अंदर, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी जो मुलाकातें हैं वो जाहिर है हमारी जो लीडरशिप जो है वो तो सबको पता है, हर किसी को पता है कि वो खुले दरवाजे की सियासत करती है। मुलाकातें इश्यूज हों या ना हो उनकी होती रहती हैं, और अगर इश्यूज हों तो उसके अंदर तो पार्टी के अंदर भी बहुत मुशावरत होती है, डे टू डे मुशावरत होती है, और फिर दूसरी पार्टियों की लीडरशिप के साथ भी हमेशा मुलाकातें भी होती हैं, मुशावरत भी होती है। हमारी कोशिश होती है कि मुल्क और कौम के मफाद के अंदर मिलकर फैसले किए जाएं, और इस सिचुएशन में भी आपने देखा है कि हम MKM के साथ और हम बाप पार्टी के साथ और जंगीर तरीन ग्रुप के साथ और दूसरे ग्रुप जो PTI के अंदर बने हुए हैं वो उनके साथ हम राब्ते में हैं, और हमारी कोशिश है कि जो भी फैसला हो वो मिलकर करें और एक फैसला हो ताकि अवाम भी उसके ऊपर मुतमिन हो और वो फैसला मुल्क और कौम के मफाद में हो। तो हमारी अपनी जो इसमें ख्वाहिश यही है कि वसी तर मफाद के अंदर जितनी ज्यादा मुशावरत हो सके। आज भी देख लें, इस वक्त भी पार्टी का मुशावरती इजलास चल रहा है, इस वक्त भी चल रहा है, और मुलाकातें भी साइड लाइन पे चल रही हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो हैं ये अच्छे फैसले के लिए हैं,
मुल्क और कौम की बेहतरी के फैसले करने के लिए। ये भी बिल्कुल मैं पूछूंगी आपसे कि कब तक ये फैसले तकमील तक पहुंच जाएंगे। हमें जरा ये बता रहे हैं कि जैसे ही सेशन का बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, मुशावरत कंप्लीट हो जाएगी। चंद साहब, अब आप जरदारी हाउस में सुबह से लेकर रात तक हैं और मुलाकातें आपके सामने हो रही हैं, तो कितनी अंडरस्टैंडिंग है जरदारी साहब की पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम से? और अभी एमकेएम से तो उन्होंने तो आलामिया में बहुत सारी बातें कह ही दी हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि जो आज सबसे हॉट टॉपिक है वो जो हुकूमत ने जलसा करने का जिक्र किया है, मैं समझता हूँ पहले तो कामल अली आगा साहब बेहतर बता सकते हैं कि इत्तेहादी जमातों की मशावरत से जो जलसे का ऐलान हुआ है। एक तरफ इत्तेहादी जमातों के साथ अगर वो इस वक्त तो इत्तेहाद में बैठे हैं ना, बिल्कुल, और कोलिशन राब्ते भी कर रहे हैं, बिल्कुल। आगा साहब ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अगर हुकूमत ने खुद ही इत्तेहाद तोड़ दिया, इत्तेहादी जमातों से मशावरत ही नहीं है जलसा, यहाँ तो होता है कि पूरी गवर्नमेंट का ही जलसा है जिसमें तमाम जमातों को भी दावत दी जाती जो इत्तेहादी जमातें। मेरे ख्याल में पीटीआई ने खुद ही ऐलान किया है कि हम अपना जलसा करेंगे, तो इत्तेहाद तो मेरे ख्याल है प्रिंसिपली उन्होंने फिर अदम एतमाद का अपनी इत्तेहादी जमातों पर इजहार कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट तो वो इस्लामाबाद में ये बनाने जा रहे हैं। वो दूसरा मेरे ख्याल है किसी ने सीखा नहीं है। भुट्टो साहब के दौर में भी लियाकत बाग में जिस तरह फायरिंग हुई थी आपको याद है, उसके बाद बड़े बड़े सियासी तौर पर वाकयात हुए हैं। अब अगर अपोजिशन की जमातें कैबिनेट ब्लॉक के सामने जलसा रख देती हैं, जैसे शाह साहब ने कहा है, और ये सीरियस डिस्कशन हुई है। अच्छा। ये वाकई है, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो उस डी चौक में हुकूमत जलसा रख देती है, तो उस साइड पे अपोजिशन जलसा रखती है, तो फिर उसी साइड से मेंबरान अपनों को भेजती है। तो फिर जो चौधरी फवाद चौधरी साहब का है कि गुजर के आना है, तो पीटीआई के लोगों ने भी गुजर के जलसा गाह में जाना है। ये तो फिर तसादम अगर हुकूमत करवाना चाहती है तो उसकी जिम्मेदार भी फिर हुकूमती वज़रा होंगे जो फायरी बयान दे रहे हैं, वही जिम्मेदार होंगे फिर। लेकिन क्या होगा, आपको लगता है इमरजेंसी भी लग सकती है? ये क्या नहीं, अल्लाह ना करे, मैं समझता हूँ ये डायलॉग ही होना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। सियासी लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू है ना, नो कॉन्फिडेंस, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं है। अगर आईनी तरीके से कोई काम हो रहे हैं तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ हुकूमत को तो इतराज बिल्कुल नहीं है। खान साहब इससे ऑलरेडी पहले भी कह चुके हैं कि आईनी तरीके से उनको कोई इतराज भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल लेकिन इतने एक्सट्रीम पे अगर आप देखें तो ये लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं अपनी अगले इलेक्शन की। ये हुकूमत बचाने की कैंपेन नहीं है, ये अगले इलेक्शन की कैंपेन है। तो इसमें उनको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन फेयर होते हैं, और अगर फेयर हुए इलेक्शन तो मेरे ख्याल में तो ये कैंपेन इनके काम नहीं, कैंपेन होती है डिलीवरी के ऊपर। तो क्या हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं? क्योंकि आपने अभी जो हुकूमत की कारकर्दगी होगी, जो हुकूमत ने अच्छे काम किए होंगे, उसको हुकूमत को फायदा होगा। जो वादे किए हैं जो नहीं पूरे हो सके होंगे, देखिए ये कल्चर जो है ना गाली गलोच का और ये मार दाड़ का, चोर डाकू का कल्चर जो हम अपनाए जा रहे हैं, जो एक नैरेटिव, ये नैरेटिव पब्लिक में एक आप उस नौजवान आदमी को तो आप कायल कर सकते हैं कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि जो आपके साथ रहे वो पाक साफ, जो मुखालफ हो जाए वो डाकू चोर। ये मेरे ख्याल में ये। अच्छा, मैं अब दोबारा आपके पास आती हूँ, लेकिन आगा साहब ये बात वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अभी चांद साहब ने उठाई है कि क्या हुकूमत ने आपसे इस बारे में भी कोई राब्ता मुशावरत की थी कि भाई हम जलसा करने जा रहे हैं 27 तारीख को और लोग बीच में से गुजर के जाएंगे? मतलब ये तो धमकी है अगर वजीर इत्तलात की इस बात को एज इट इज लिया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये किसी भी तरह के हालात पैदा किए जा सकते हैं इस दिन 27 को? आसमा, यही तो गैर संजीदगी है इस जमात के अंदर जिसका नाम पीटीआई है कि इनके सारे फैसले जो हैं वो मशावरत के बगैर होते हैं, और इत्तेहादी जमातों को तो इन्होंने ऐसे समझा हुआ है जैसे पीटीआई की अपनी कहानी है और उनके अंदर की बातें हैं, और वो जैसे अपने साथियों के साथ कुछ नहीं, कोई बात नहीं करते, वैसे वो अपनी इत्तेहादी जमातों। ये शिकायत तो मैं बार बार कर चुका हूँ, मीडिया के ऊपर कर चुका हूँ कि फैसले ये मुशावरत के बगैर करते हैं। रही बात ये जो जलसे वाली बात है, इसके ऊपर चंद साहब ने पूछा है कि जी आपके साथ मुशावरत की है। चंद साहब अपने दिल पे हाथ रख के कहें, क्या ये चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई से ये तोक्को करते हैं कि अगर उनके साथ ये मशवरा किया होता
تو یہ فیصلہ ہوتا. نہیں، قطعی بالکل. طور پہ میرے خیال میں تو یہ بات ہی ایسی نہیں ہے کہ یہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ کی جا سکتی. صحیح بات ہے. یہی یعنی میرا کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اتنا غلط جو ہے وہ مشورہ جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کی ٹیبل پہ رکھ دے. یہ قطعی طور پہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. بلکہ میں تو ایک بات چند صاحب آپ ذرا غور فرمائیں، میں پچھلے 10 پروگراموں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ زیر قیادت جو ہے اس کے فیصلے بولتے ہیں، سر چڑھ کے بولتے ہیں. دیکھیں، میں نے بار بار کہا ہے کہ بلاول نے 10 دن لانگ مارچ نکالا کراچی سے شروع ہو کے اسلام آباد تک. جب وہ ڈی چوک میں آ گئے تو وہاں پہ آصف زرداری صاحب سٹیج پہ تشریف لائے اور انہوں نے اس کا اختتام کر دیا. انہوں نے ختم کر دیا اس کو. حالانکہ توقع باڈی لینگویج سے جو کی جا رہی تھی، بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے دمادم مستقل اندر ہوگا. کیا یہ آپ نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا، عوام نے نہیں سنا؟ لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ اب فیصلہ پارلیمنٹ میں چلا گیا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل. عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو گئی ہے. اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اب فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا. اچھا، یہ زیرک بات ہے، ہاں، یہ عقل مندی کی بات ہے. اچھا، اب یہ اور یہ آغا صاحب آپ نے بات ہے. نہیں، ہاں. میں کامل علی آغا صاحب میں بالکل مانتا ہوں کہ اس قسم کا اس سپیرٹ کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے جو سوال کیا ہے بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے سورۃ الحجرات کا حوالہ دیا اور انہوں نے بہت اچھا، آج تو وہ بالکل زیر بحث ہے ہر جگہ. اگر حکومت آپ کے پوچھے بغیر یہ فیصلے کر رہی ہے جو تصادم کی طرف جا رہی ہے تو پھر اطاعت کائے کا؟ پھر حکومت نے تو خود ہی اطاعت توڑ دیا. پھر دیکھیں نا، ایک بڑے فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے نا، جلسے کا اعلان کرنا. اور کیبنٹ ممبر کی کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. جب کیبنٹ ہوتی ہے تو اس میں وزراء آپ کے بھی ہیں، وزراء دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں، اور وہ جو وزراء بیان دے رہے ہیں تو پھر کم از کم میرے خیال میں آپ کی طرف سے اس بیان کی نفی ضرور آنی چاہیے. میں نے تو اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس کے اوپر میں نے تنقید کی ہے. میں میں اسپوکس پرسن ہوں اپنی جماعت کا. بالکل بالکل. اور میں اس بات کو اپنی جماعت کی مرضی سے کہہ چکا ہوں، اپنی لیڈرشپ کی ہدایت پہ کہہ چکا ہوں. آغا صاحب، میں بریک سے پہلے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتی ہوں. آپ اس وقت اس حکومت پہ اور خان صاحب پہ کتنا اعتبار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو رویہ ہے، جو آج تک کا رویہ ہے، اس کے اندر تو اعتبار والی بات تو نظر ہی نہیں آتی. یہی وجہ ہے نا کہ وسیع تر مشاورت ہو رہی ہے. اپنی دوسری جماعتیں جو ہمارے ساتھ مل کے چلنے کے لیے ہمیں عندیہ دے چکی ہیں، ان سے مشاورت ہو رہی ہے. ان کے مسائل ہم سن رہے ہیں ایک دوسرے، اور آگے ان کو حل کروانے کے لیے کوئی آئندہ لائے حمل جو ہے ایسا بنے کہ ان کے مسائل بھی حل ہوں اور ملک کے اندر بھی کوئی ایسا سسٹم جو ہے وہ آگے چلے جس کے اندر تمام اتحادی جماعتوں کے معاملات کو بھی سیکیور کیا جا سکے، ان کی بھی کوئی گارنٹی ہو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. اور ہم وسیع تر مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں. پارٹی کے اندر بھی اس وقت بھی مشاورت کا عمل جاری ہے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ بریک لوں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں کہ چودھری مونس الہی صاحب نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا حکومت وزیر اعظم کے سامنے اور کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اپنے بندے آپ پکے رکھیں. اس کے بعد بھی حکومت نے کچھ ایسی کاروائیاں کی ہیں جس سے کہ چودھری برادران کو تنگ کرنے کی یا زیر اثر یا دباؤ لانے کی کوشش کی گئی ہے. بریک کے بعد میں آغا صاحب سے اس پہ بھی بات کروں گی، اور پھر یہ کہ وزارت اعلیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کی یا جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کی کیا آفر گئی ہے پرویز الہی صاحب کو. ایک چھوٹی سی بریک، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم افضل چاند صاحب، آپ حکومت کے اندر سے ابھی باہر آئے ہیں، یعنی آپ نے بغاوت کی ہے. اندر سے تو میں سال پہلے آیا. سال مطلب آ گئے، مگر اناؤنس باقاعدہ آپ نے اب کر دیا. تو کتنے لوگ اور آپ کے خیال میں ناراض ہیں جو کہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جو پی ٹی آئی کے پرانے خان صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے
इलेक्शन से कुछ 6 महीने साल पहले या किसी और वजूहात की बुनियाद पर खान साहब को ज्वाइन किया था, तो मेरे ख्याल में कुछ पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग भी हैं। मैं खान साहब को एक चीज सुनाता होता था कि जो पॉलिटिकल फैमिलीज होती है ना, जो पुराने लोग इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं, ये सोया हुआ शेर होता है। सोए हुए शेर को देखे ना, उसके ऊपर चूहा भी खुरच रहा होता है, मक्खियां भी बैठी होती हैं, वो सोया होता है। जो ही आप उसको जरा तंग करते हैं ना, तो फिर वो दाड़ के गर्दन दबोच लेता है और वो हर चीज खाए। तो जिस तरह तज़हीक होती रही है ना पॉलिटिकल लोगों की, यकीन जाने मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं ऑन द एयर कह रहा हूँ, और खान साहब से बड़ी डिस्कशन भी की है कि पॉलिटिकल लोगों की तज़हीक न किया जाए। और फिर तकड़े ब्यूरोक्रेट्स के हाथों, चंद टेक्नोक्रेट वज़रा के हाथों, जिन्होंने कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ा, मशीरों के हाथों, जिनको कोई जानता नहीं था, वो वजीर मशीर या ऐसे पीएम जो भी ताकतवर लोग होते हैं, जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ना नहीं, जिनको पता नहीं कि अवाम का प्रेशर हल्के के लोगों के ऊपर, अपने नुमाइंदे के ऊपर कितना होता है, फिर उसने अपना क्या डिलीवर करना होता है। इस्लामाबाद के ताकतवर ईवानों में फिर आके बेचारे जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, तो वो एक न एक दिन अपना बदला जरूर लेते हैं। तो ऐसे लोग कितने आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में ऐसे लोग हैं 30 के करीब, 30 के करीब है, 30 के जो करीब। पीटीआई के अपने अंदर के हैं। 30 के करीब है, और 30 में से कम 25 तो खुद ही तैयार बैठे हैं कि आप हमें कुछ भी ना मिले तो भी हम आपको छोड़ें। 1 रुपया या 1 वजारत या कोई चीज ही नहीं, उनको ऑफर्स की गई है। अब पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी एडजस्टमेंट के लिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनका हक भी है, लेकिन पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं। नेवर। हुकूमत ने ऑफर किए, मैं सुना तरक्याती कम फंड्स कम की, पंजाब के मैं जितने MNAs को जानता हूँ, कोई बंदा उनमें से पैसे नहीं लेगा। लेकिन फंड्स की ऑफर की है। फंड्स देखें, फंड्स ऑलरेडी मिलने होते हैं, हल्कों को भी मिलने होते हैं, फंड्स कोई इशू नहीं होता। मेन इशू होता है कि आपने इलेक्शन लड़ना है, आपने अपने धड़े को कायम रखना है, आपने पीछे जाके अपनी आवाम को क्या जवाब देना है। तो ये आपके पास एक लॉजिकली एक जवाब होना चाहिए। आपने अपनी पार्टी की वायलेशन करनी है या पार्टी छोड़नी है, हाँ। तो आपके पास एक आर्गूमेंट होना चाहिए ना। तो वो आर्गूमेंट MNAs के पास है, जिनके पास है वो बताएंगे अपने आर्गूमेंट्स, और उन पे कोई भी दबाव होगा तो वो फिर भी जाने को तैयार है। मेरे ख्याल में दबाव होगा भी नहीं। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मैं तो देख रहा हूँ कि कोई दबाव किसी के ऊपर नहीं है। पहली बार टेलीफोन कॉल कुछ नहीं। देखिए, मैंने तहसील यूनियन नाज़म का भी इलेक्शन लड़ा था तो दबाव के अंदर लड़ा था। आज तक जितने इलेक्शन भी लड़े हैं ना, दबाव होते हैं। मैं पहली दफा ये गेम देखी है किसमें अभी तक किसी प्योर जमहूरियत के तहत हो रहा है। देखें, मैं कहता हूँ अभी तक किसी तरफ से किसी को कोई फोन, कोई थपकी नहीं आ रही है। मैंने आगा साहब, ये तो चंद साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि 25 से 30 लोग हैं, 25 तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपके पास क्या इत्तलात है सर? और वाकई कोई टेलीफोन कॉल नहीं आ रही? मेरे ख्याल में इससे ज्यादा है। ये 3 ग्रुप हैं जी वहाँ अच्छा। पर पंजाब के अंदर 3 ग्रुप हैं, और 3 ग्रुप जो हैं वो अपने अपने नंबर्स क्लेम करते हैं। और मैंने एक दिन ये कहा था कि अगर इनके आधे आधे करके भी जमा करें तो वो 42 बनते हैं, जो उनके क्लेम है। अच्छा। जो वो क्लेम करते हैं उनको अगर ये समझा जाए कि जी ये शायद आधा ज्यादा क्लेम कर रहे हैं, तो फिर भी उनके 42 बनते हैं। अच्छा, ये तो बहुत और बड़ा नंबर है। ये चंद साहब तो जाहिर है उनके साथ रहे हैं, तो ये ज्यादा उनकी पार्टी के अंदर की बात इनके इल्म में होगी। लेकिन हम जो चीजें मुशाहदा कर रहे हैं, और एक अलाई होने के नाते हमारे पास इनके बेशतर लोग मेरे सेक्रेटरिएट में मुस्लिम लीग हाउस के अंदर इनके मेंबरान आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब चौधरी साहब को कहें ये मेरा फलाना काम करवा दें। अच्छा, यानी ये हालत है, यानी अपनी कोऑर्डिनेशन की। हमारी जमातों में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी के अंदर एक डेकोरम होता है और एक दूसरे की सुनवाई होती है, इज्जत है, वज़ादारी बार बार है, लोगों को सुना बिल्कुल। जाता है, एहतराम किया जाता है, इज्जत दी जाती है आम वर्कर को भी। यानी चौधरी, आज आपने देखा, आप बार बार आपने देखा होगा कि कोई शख्स भी, चौधरी शुजात हुसैन साहब बीमार है, वर्कर भी आज मेरे सामने लोगों को वो
आके उनको मिल रहे थे। बिल्कुल बीमारी ऐसा ही की है। हालत में। मैं जी खुद आज उनको- गई हुई थी तो दरवाजे उनको खुले मना हुए किया थे हुआ है और- डॉक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, हालांकि डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टरों ने मना किया हुआ है कि आप हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा ही है। और चौधरी साहब गुस्सा करते हैं, मैं हाथ क्यों ना मिलाऊं? ये क्या बात हुई? एक आदमी पता नहीं कहां से आया, उसके साथ मैं हाथ भी ना मिलाऊं? ऐसा ही है बिल्कुल। यानी ये रवैया जो है ये पार्टियों के अंदर लीडरशिप का होता है। लेकिन इस लीडरशिप के अंदर मैंने देखा है कि वुज़रा जो हैं वो भी अगर उनसे अलहदगी में बात करो तो वो हमारे सेनेट में आगे वुज़रा बैठते हैं, हमारे कान में कह रहे होते हैं कि यार पता नहीं किस जमात में फंस गए हैं। तो ये हालत तो हमने देखी है। बिल्कुल। ये बात अलग है, हमने इनके साथ गुजारा किया है, वो हमारी कमिटमेंट, हमारी लीडरशिप की एक आदत है, बुरी है, अच्छी है। तो अभी लेकिन दोबारा मैं अगर समझता करना हूं पड़ गया appreciate चौधरी साहब, होती है। आगा साहब, अगर दोबारा चौधरी साहब को वजादारी यानी खान साहब चले गए तो वजादार तो वो हैं, तो दोबारा ना कमिटमेंट करनी पड़ जाए खान साहब से? देखें, आज तक तो हम इत्तेहादी हैं, जब तक के हमारी लीडरशिप ये फैसला सुना नहीं देती कि हमने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है, उस वक्त तक को हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं और हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हर अच्छे और बुरे एक्ट की जिम्मेदारी भी हमारे पे आयद होती है। और हम वो लोग हैं जो 3-3.5 साल से इनको अपनी रिजर्वेशन पेश करते रहे हैं, बात बुलंद करते रहे हैं, और वही वजह बनी है कि आज इनके ऊपर ये वक्त आया है कि इन्होंने मशावरत भी नहीं की, जो हमारे साथ सबसे पहला एग्रीमेंट का हिस्सा था। ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाते वक्त हमारी इनपुट शामिल की, ये भी हमारे एग्रीमेंट का हिस्सा था। और फिर उसके बाद डे टू डे मुशावरत वो भी जो नहीं हम कहते रहे, लेकिन इन्होंने नहीं की। हमने इनको कहा कि महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने तस्लीम नहीं किया, ये तो बैनुल अक़वामी मामला है। हमने कहा कि करप्शन का रेट भी बढ़ गया है, मैं था जिसने सबसे पहले कहा। मैंने कहा था कि जो 5,000 रुपए वाला काम था उसके अब 50,000 रुपए जो है डिमांड किए जाते हैं और लोग देने पे मजबूर हैं। वो कहते हैं, मैंने ये भी कहा था कि इमरान खान का एहतसाब का नारा इतना नीचे पेनिट्रेट किया है कि उसके रोब और दबदबे से वो रिश्वतखोरों ने रेट बढ़ा दी है। बिल्कुल। तो किसी ने अगर साहब नहीं किया। अब ये जाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा रहते हुए ये पॉइंट आउट करते रहे और पॉइंट आउट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जाहिर है कि अब जलसे का ऐलान कर दिया गया है। अब जलसा होता है तो क्या होगा, क्या जलसा होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। और अगर कॉल्स आ गई, क्योंकि इस्लामाबाद में ये भी चल रहा है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जो अगर हुकूमत ने शायद हल कर दिए तो मामला हल हो जाएंगे चंद साहब से, उस पर भी जरा आगा साहब से बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगा साहब, इससे पहले कि मैं चंद साहब से पूछूं, मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूं कि ये अगर जलसा होता है, हालात खराब होते हैं तो क्या हो सकता है? और दूसरी बात ये कि क्या हुकूमत के अब तक इत्तेहादी होने के वास्ते आप कह सकते हैं कि ये जलसा मनसूख कर दे हुकूमत? जी, हमारी तो बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये जलसा इस किस्म का ये बिल्कुल गैर जरूरी है, बल्कि ये नुकसानदेह होगा और ये मुल्क और कौम के लिए भी इंतहाई तशवीश का बायस होगा। और ये जो दिन है ये गुजारने मुश्किल हो जाएंगे और बाशऊर लोग जो हैं इसके ऊपर काफी परेशान हैं। इसको कैंसिल करना चाहिए और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की। हुकूमत नहीं करेगी तो अपोजिशन भी नहीं करेगी। वो तो मुकाबला शुरू हो गया ना कि उधर राना सनाउल्लाह साहब ने भी जवाब के तौर पे जलसे का ऐलान कर दिया है। जी हाँ। अगर हुकूमत करेगी तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती करेगी। हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि इस किस्म की गलतियां जो हैं वो सिस्टम को लपेटने का बायस बनती हैं। और आज अगर ये कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है, तो कल ये माथे पे हाथ मार मार के पीटेंगे कि हमने ये गलती क्यों की। अच्छा, अब ये चंद साहब बड़ी अहम बात है। उनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को संभालना तो उनकी जिम्मेदारी है ना। आईने पाकिस्तान ये पहली हुकूमत है जो खुद ही अगर हुकूमत इस किस्म का फस क्रिएट करे तो बाकी किसी का क्या जिम्मेदारी तो हुकूमत की होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर नोटिस ले सकती है। बिल्कुल ऐसी बात है, ले सकती है। और क्या क्या बिल्कुल होगा? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है और लेगी भी, मेरी तवक्को है कि लेगी। अच्छा, और नहीं, ये तसादम नहीं होगा, ये गिदड़ बबकी है वज़रा की, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में रियासत ये अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कैपिटल है ना, लेकिन रियासत तो न्यूट्रल है। डिप्लोमेटिक वो कहते हैं जो मर्जी हो, हम न्यूट्रल है। कैपिटल जो होता है ना, कैपिटल को पूरी दुनिया देख रही होती है, और फिर आप क्या कौम पूरी दुनिया के सामने अपना एक सिविल वॉर की सी सिचुएशन होगी ना, कोई हुकूमत मेरे ख्याल क्यों में चाहती है वैसे कि- हाँ। ऐसी चीज नहीं होगी, और होनी भी नहीं चाहिए। और वज़रा को भी मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे वज़रा हैं, समझदार लोग हैं, सीजन लोग हैं उसमें बैठे हुए, उनको आगे बढ़ के इन हालात को कंट्रोल करना नहीं, चाहिए। आपने देखा शेख रशीद साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, वो स्टेटमेंट मुकर जाएंगे स्टेटमेंट से ही। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इनकी स्टेटमेंट्स चेंज हो जाएंगी। अच्छा, आगा साहब आप भी ये समझते हैं शेख रशीद साहब वगैरह सारे जो है वो अपने बातों से मुकर जाएंगे? शेख साहब अपनी एक स्टेटमेंट से मुकर गए जो वो दिन- पंजाब जो के बारे में उन्होंने हाँ, जो जिसमें मुन्नस इलाही कामर साहब ने अली आगा ट्वीट साहब ने किया आगे से था। धमकी लगाई तो वो जी आगा साहब मुकर जाएंगे सर? नहीं देखें, मैंने धमकी नहीं लगाई थी, मैंने तो ये कहा था चंद साहब कि ये मैं कह रहा हूं, और अगर इसका जवाब इनके अंदर हिम्मत है तो जवाब दें, फिर मैं असल बात चेहरा दिखाऊंगा लोगों को इंसाफ का। लेकिन उन्होंने अगले दिन माजरत कर ली, तो उसके बाद मोनस राय साहब ने भी ट्वीट कर दी। हाँ। और ये जीरक शख्सियत जो है वो ऐसे ही करती हैं, हाँ। बाशऊर लोग ऐसे ही करते हैं, बातों को बढ़ाना तो नहीं ना चाहिए। सही बात ये है, तो बिल्कुल। बस जो मुंह में आया बोल दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। सर, ये फवाद सर, चौधरी जो है आगा साहब, वो ये मुझे कभी भी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नहीं मिनिस्टर नहीं लगा, वो मुझे डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगा हमेशा। अच्छा, ये अब मैं इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हुआ, आपको लगता है 31 मार्च तक नतीजा निकल आएगा? नहीं, उससे पहले नहीं। उससे पहले आगा साहब आपको क्या लगता है, कब तक नतीजा निकलेगा सर? मेरे ख्याल अगले 2 दिनों में निकल आएगा। 2 दिन जिस दिन इत्तेहादी छोड़ जाएंगे ना, सब कुछ मेरा वाज़ेह हो ख्याल जाएगा। है प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाएंगे। इत्तेहादी सर कब छोड़ेंगे? पता नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता। अच्छा। ये तो नहीं, ये चंद तो साहब ने कहा है कि फैसला इत्तेहादी छोड़ अब- देंगे तो प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफी हो जाएंगे। फिर बनता नहीं है फिर इखलाकन। बोलते हाँ बिल्कुल। और खान साहब ने आपने देखें, जो हमारे बातें की लिए हैं, तो उन बातों अभी पर ही तक- अमल करना पड़ेगा ना। खान साहब ने खुद जो हाई मॉरल ग्राउंड एक सेट की किया है, है। कई दफा कहा है, हाँ। तो फिर जब मेजोरिटी नहीं होगी तो जी। फिर इखलाकी तौर पे कोई भी वजीर आजम उनको मुस्ताफी होना चाहिए। जी, आगा साहब? अपोजिशन का वजीर आजम कल को बन जाए, ठीक अगर उसके बात। पास मेजोरिटी नहीं है तो उसको रिजाइन करना जी चाहिए। आगा साहब, योर टेक सर। मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है वो अब इत्तेहादी जमातों के पास है, और इत्तेहादी जमातों के पास ऑप्शन तो सारे खुले हैं अभी तक, जब तक कोई फाइनल नहीं हो जाता और वो रिजाइन नहीं कर देते मिनिस्ट्रीज से, और वो ये फैसला नहीं दे देते कि हम ऑपोजिशन के आगा साथ साहब, चलेंगे, उनको गड मार भी उस वक्त तक छड्डो तो ना। दोनों तरफ से ऑप्शन खुले और इंशाल्लाह चौधरी शुजात हुसैन दे फैसले ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सोच समझ के ਹੁੰਦੇ ਨੇ और बड़े मजबूत फैसले ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, यही बात है। और वो मुझे लगता है कि अनकरीब फैसला हो जाएगा अगले 24 से 48 घंटों में। ऐसा ही है सेंटर साहब? यकीनी तौर पे ये ज्यादा देर नहीं लगेगी, जल्द हो जाएगा। चंद साहब आपको क्या एक लगता आध है? दिन का फर्क अगर पड़ भी जाए तो हाँ। अंदाजे तो ठीक ही हुए ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या अगले 24 से 48 घंटों में कोई अहम ऐलान हो सकता है जरदारी साहब की तरफ से? शहबाज साहब की अभी फिर मिल रहे हैं वो देखिए, चाहिए थे। जरदारी साहब और शहबाज साहब की तरफ से तो ऐलान हो गया है, मेंबरान अदम एतमाद के लिए पूरे हैं, ये मैं खुद उन मेंबरान को मिल चुका हूँ। अब रहेगी उनकी ट्राई है कि इत्तेहादी जमातें जो हैं ये हमारे साथ शामिल हो। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब को आपने ऑफर कर दिया वजारत आला के लिए? देखिए, वो तो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं, चौधरी साहब तो इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं पंजाब में। आगा साहब अगर प्राइम मिनिस्टर भी कर दें, और हाँ। अब इन्होंने किस तरफ से वजारत आला लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ये अब खत्म हो जाएगा प्रोग्राम सर अगर आपको अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से वजारत आला मेरे आए। ख्याल है हुकूमत नहीं देगी। नहीं देगी हुकूमत? आगा अपोजिशन साहब नहीं, हामी भर लिया, हुकूमत से अब क्या नहीं, लेंगे? हुकूमत की तरफ से ऑफर तो हुई थी, लेकिन बड़ी गैर संजीदा ऑफर थी, और वो उस तनहा पे हम काम नहीं कर सकते। गुड्डे गुड्डे का खेल था, सारा ना ही ऑफर नहीं। अच्छा
ये वो अब आगे क्या बात होती है और क्या नहीं होती, वो अगले चंद घंटों में और चंद दिनों में सामने आ जाएगी आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है बहुत ही अहम बात है जो बिल्कुल आखिर में की गई है कि वजारत आला के लिए संजीदा पेशकश अपोजिशन की तरफ से जरूर हुई है, लेकिन हुकूमत की तरफ से संजीदा पेशकश चौधरी परवेज इलाही साहब को नहीं हुई है। दूसरी जानिब तरीन ग्रुप की भी मीटिंग्स हो रही हैं, तो लगता ऐसे है कि अगले ज़ाहिर है 2-3 दिनों में बहुत कुछ सामने खुल के आ जाएगा। जैसे अभी एमकेएम ने थोड़ा सा माइंड मेकअप किया है, नजर आ रहा है। क्या होगा या क्या नहीं ये अभी तक कहना हतमी नहीं है। बहरहाल इशारे कुछ अच्छे नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।